लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था भाई? हाँ भाई, कहां तक पढ़ लिया था? एसिडिक सॉइल तक? मैंने तो सुबह से पानी पिया। तो लाइम रिक्वायरमेंट और लाइम फैक्टर हो गया था, हाँ तो एसिड इक्विवेलेंट हाँ भी हो गया था। हाँ, तो एसिडिक सॉइल हो गई थी अपनी, है ना? ठीक है, एसिडिक सॉइल तक कोई डाउट है कि भाई? हाँ भाई, हाँ ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक सॉइल। अगर बेसिक सॉइल की अपन बात करते हैं तो सिंपल सी बात अपन ने पढ़ा था कि एसिडिक सॉइल कौन सी सॉइल को बोलते हैं? ऐसी सॉइल जिसका पीएच लेस देन 7 है। तो बेसिक सॉइल किसको बोला जाएगा? ऐसी सॉइल जिसका पीएच क्या होगा भाई? मोर देन 7 है, तो वो सॉइल कैसी हो जाएगी? बेसिक सॉइल हो जाएगी। सिमिलरली अपन ने कुछ चीजें और भी पढ़ी थी कि एसिडिक सॉइल में हाइड्रोजन आयन की टॉक्सिसिटी होती है और बेसिक सॉइल में किसकी टॉक्सिसिटी होती है भाई? OH आयन की क्या होती है? टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी अपन ने। हाँ भाई, हाँ। अपन ने एक चीज और भी देखी थी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन तो 10th-12th क्लास वाले बच्चे को भी पता है, आपको क्या अलग चीज पता है? तो वहां पे अपन ने देखी थी कि एसिडिक सॉइल में हाइड्रोजन आयन के साथ साथ आयरन और एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होती है, वहीं पे बेसिक सॉइल में हाइड्रोक्सिल आयन के साथ साथ किसकी टॉक्सिसिटी होती है भाई? कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम की टॉक्सिसिटी होती है। मतलब हाइड्रोक्सिल आयन की टॉक्सिसिटी तो होगी होगी, इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की भी टॉक्सिसिटी होगी। तो वो सॉइल क्या कहलाएगी? आपकी बेसिक सॉइल कहलाएगी। यहां तक कोई इश्यू है कभी? नो सर। बैंगलोर से हाँ, ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ ली थी। अब देखो, जो बेसिक सॉइल होती है उस बेसिक सॉइल को अपन कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं भाई? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है बेसिक सॉइल की? तो अगर उन कैटेगरी की अपन बात करते हैं तो देखो, सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी सैलाइन सॉइल। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी एल्कलाइन सॉइल। और थर्ड कैटेगरी आती है आपकी, वो है सैलाइन प्लस एल्कलाइन सॉइल। ठीक है भाई, बेसिक सॉइल कौन सी सॉइल थी? जिसका पीएच मोर देन 7 था, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन के साथ साथ किसकी टॉक्सिसिटी थी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम की टॉक्सिसिटी थी। और इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? सैलाइन, एल्कलाइन और सैलाइन प्लस एल्कलाइन। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है भाई? नो सर। अब देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किन किन चीजों के बेसिस पे किया जाता है, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इस क्लासिफिकेशन में पहली चीज आती है आपकी भाई ईसी। फर्स्ट पैरामीटर होता है आपका ईसी। ईसी बोले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेकंड आता है भाई आपका पीएच। थर्ड आता है आपका ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट। और फोर्थ आता है आपका सार। अब सार और ईएसपी की बात करूं तो इन दोनों में से अपने को एक पैरामीटर लेना है, मतलब दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक है तो भी काफी है। या तो ईएसपी ले लो या फिर सार ले लो। ठीक है, ईसी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पीएच आपका पीएच होता ही है। ईएसपी की बात करता हूं तो ईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। और सार की फुल फॉर्म होती है सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। अब ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है भाई? अगर इनकी मैं बात करता हूं तो देखो, एक टर्म तो होता है भाई आपका एडजॉर्प्शन और दूसरा टर्म होता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या डिफरेंस होता है भाई एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में? किसको कहा जाता है एडजॉर्प्शन, किसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन?
हाँ दोस्त, कोई बताएगा? नो सर। नहीं पता। एडजॉर्प्शन कहा जाता है जब कोई भी चीज किसी की सरफेस के ऊपर आकर चिपक रही है तो इसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्लास्टिक की बॉल ली और उस बॉल को मैंने क्या किया, देखो मैंने एक यहां पे बीकर लिया, इस बीकर में मैंने क्या किया, पानी भर दी, और मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक की बॉल ली। सर ठीक है? वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा भाई? हाँ सर। सभी को नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। अच्छा बेटा, आपके नेटवर्क इश्यू होगा, चलो मैं एक बार यहाँ से चेंज कर देता हूँ। बाकी अगर आपके कोई नेटवर्क इश्यू हो तो आप एक बार वीडियो वॉच कर लेना, हाउ टू टेक लाइव क्लास का, तो उससे आपको पता लग जाएगा। अब दिख रहा है? हाँ निखिल? नहीं सर अभी भी नहीं दिख रहा। चलो मैं देख। तो बेटा आप एक बार रीजॉइन कर लो, आपका नेटवर्क इश्यू हो गया है ना। अगर सभी को दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आपके एंड से कोई इश्यू, अगर किसी को भी नहीं दिख रहा तो हमारे एंड से कोई इश्यू होता है। ठीक है, चलो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है भाई? सिंपल सी बात, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में क्या कर दिया, पानी डाल दिया, और मैंने उसके अंदर एक प्लास्टिक की बॉल डाल दी। अब मुझे ये बताओ, क्या इस प्लास्टिक की बॉल के अंदर वाटर जा पाएगा क्या? नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक की बॉल के सरफेस के ऊपर वाटर है कि नहीं है भाई? यस सर। तो इसका मतलब वाटर कहां पे आ रहा है भाई? सरफेस के ऊपर। तो इसको क्या कहा गया, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कहां होता है, किसी भी पार्टिकल बोल लो या किसी भी मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर अगर कोई भी चीज आकर चिपक रही है तो वो कहलाता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोलता है कि मैंने इस प्लास्टिक की बॉल के अंदर एक होल कर दिया, मैंने क्या किया, एक पिन लिया और पिन से क्या कर दिया, प्लास्टिक की बॉल के अंदर एक होल कर दिया। अब देखो, जैसे ही मैंने प्लास्टिक की बॉल इस वाटर बाउल के अंदर डाली तो क्या होगा, इस होल से होता वाटर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? यस सर। तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या बोल रहा है कि वाटर क्या कर रहा है, मोर और लेस उसके अंदर जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। अब देखो एक्चुअल में मेरे पास में क्या है भाई, सॉइल का पार्टिकल है, और सॉइल के पार्टिकल पे, ये सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल के पार्टिकल के ऊपर क्या है, चार्ज क्या है, नेगेटिव। क्या चार्ज है भाई? अरे भाई क्या चार्ज है सोडियम सॉइल पार्टिकल के ऊपर? नेगेटिव। कोई भी सॉइल का पार्टिकल हो, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक एमोर्फस क्ले को छोड़ दे तो एमोर्फस क्ले पे तो हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा कोई भी सॉइल पार्टिकल आए, सैंड, सिल्ट, क्ले, कुछ भी आ जाए, सभी के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यस सर। तो देखो सॉइल का पार्टिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या ये सॉइल का पार्टिकल सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? करेगा सर। यस सर। क्या ये सोडियम इस सॉइल पार्टिकल के अंदर चला जाएगा या इसकी सरफेस के ऊपर ही रहेगा? सरफेस। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे फिनोमेना होते हैं वो कहां पे काम कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये हो गया एडजॉर्प्शन। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि प्लांट की रूट होती है, वाटर का अपटेक करती है, तो वाटर प्लांट की रूट के अंदर जाता है या उसकी सरफेस के ऊपर रहता है? अंदर जाता है। तो इसका मतलब वाटर का प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। अपन इसीलिए पढ़ते हैं ना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। जबकि सोइल के पार्टिकल के अंदर क्या है, कोई भी सोडियम या कोई भी कैटायन अंदर नहीं जा पाता, उसकी सरफेस के ऊपर आकर चिपकता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। इसीलिए यहां पे बोला गया है सार, यानी सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो। क्या है इसकी फुल फॉर्म, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट। हाँ भाई समझ में आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। चलो Yes. चले आगे भाई, सभी को समझ में आ गया तो आगे चले। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो जो सबसे पहली सॉइल आई है अपनी, वो कौन सी है भाई, सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, सॉल्युबल सॉल्ट। क्या प्रेजेंट हो भाई, सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट।
तो सेकंड चीज ये आ गई कि भाई सोल्यूबल सॉल्ट किसको कहेंगे। हाँ भाई, सोल्यूबल सॉल्ट किसको कहेंगे। किसको कहा जाएगा सोल्यूबल सॉल्ट। हाँ भाई, कोई बता पाएगा क्या चित्रांगना। सर जिसकी सोल्युबिलिटी जिप्सम से कम हो सर। हाँ भाई आदित्य। सर नहीं पता। नहीं पता बेटा। दिनेश आपने बताया लेकिन कोशिश की, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जिसकी सोल्युबिलिटी जिप्सम से कम नहीं, जिप्सम से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, देखो हर एक सॉल्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं बोलना है कि जो पानी में घुल जाए वो सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा। हर एक सॉल्ट पानी के अंदर तो घुलता है। हाँ भाई, घुलता है कि नहीं घुलता है। सर मैं हाँ यही बताना चाह हाँ रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, है ना। अगर आपने इतना किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता था, तभी आपने सेम बताया है। वैसे मोर और लेस का चक्कर पड़ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो सोल्यूबल सॉल्ट किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसा सॉल्ट जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो या वाटर के अंदर सोल्यूबल हो, उसको सोल्यूबल सॉल्ट नहीं बोलते, क्योंकि हर एक सॉल्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए। लेकिन हर एक सॉल्ट को सोल्यूबल सॉल्ट ही नहीं बोला जा सकता। सोल्यूबल सॉल्ट उसको बोला जाएगा क्योंकि सभी पानी के अंदर घुल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सॉल्ट जो जिप्सम से ज्यादा पानी में घुल पा रहा है वो सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मोर देन जिप्सम। कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी जिप्सम से ज्यादा सोल्यूबल है। इसका मतलब जिप्सम खुद भी एक सॉल्ट है कि नहीं है भाई। यस सर। और जिप्सम की अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो जिप्सम की सॉल्युबिलिटी होती है 0.241 ग्राम पर 100 ml वाटर। यानी 100 ml वाटर के अंदर कितना जिप्सम घुल पाता है, 0.241 ग्राम। यहां तक कोई प्रॉब्लम है भाई। नो सर। चलो ठीक है, कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी 0.241 ग्राम से ज्यादा सोल्युबिलिटी है, इसका मतलब वो सोल्यूबल सॉल्ट है, और इससे कम है तो वो सोल्यूबल सॉल्ट नहीं। इसको अपन रफली ये भी बोलते हैं 0.25 ग्राम पर 100 ml वाटर। ठीक है भाई, 0.241 ग्राम नियर अबाउट 0.25 ग्राम है कि नहीं है भाई। यस सर। तो अपन बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी 0.25 ग्राम से ज्यादा है, मैंने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट डाला, अगर वो सॉल्ट 0.25 ग्राम से ज्यादा डिजोल्व हो रहा है 100 ml वाटर के अंदर, तो इसका मतलब सोल्यूबल सॉल्ट है, अदरवाइज नहीं। आ गया समझ में। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया 100 ग्राम के लिए। अगर मैं बोलूं 1 लीटर के लिए, तो 1 लीटर में कितना है, 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो वो सॉल्ट कैसा कहलाएगा, सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा। आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो मैंने बोला कि 100 ml के अंदर 0.25 ग्राम था कि नहीं था। यस सर। 1 लीटर के अंदर 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है कि नहीं होता है। यस सर। अगर मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 आ जाएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो इस 0.25 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा भाई। यस सर। आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी सॉल्ट अगर पर लीटर वाटर के अंदर 2.5 ग्राम से ज्यादा या फिर 100 ml वाटर के अंदर 0.25 ग्राम से ज्यादा सोल्यूबल है, तो वो सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। अब कौन कौन से सॉल्ट है जो सोल्यूबल सॉल्ट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, तो अगर मैं उनकी बात करता हूं तो वो है भाई आपके क्लोरीन एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। भाई कौन कौन से हैं, क्लोरीन या क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो इससे क्या बनेगा भाई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तो क्या पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है भाई सारे। यस सर। ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन गया भाई, CaCl2। इसके अलावा
CaSO4। सेकंड क्या बना भाई, मैग्नीशियम से करवाया तो पहला मैग्नीशियम क्लोराइड और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट, MgCl2 और MgSO4। थर्ड क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम की क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, यानी मैं बोल सकता हूं KCl एंड K2SO4। नेक्स्ट क्या बन गया भाई, NaCl एंड Na2SO4। बना कि नहीं बना भाई? हाँ भाई हाँ, कुछ बोलो तो सही। यस सर। अब देखो सोल्यूबल सॉल्ट किसको बोलेंगे, कोई भी सॉल्ट जो जिप्सम से ज्यादा सोल्यूबल है सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा। कौन कौन से सॉल्ट है जो जिप्सम से ज्यादा सोल्यूबल है, तो क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम भी कंसीडर कर सकते हो, पोटेशियम के बारे में इतना ज्यादा तक पूछा नहीं जाता। तो तीन तो याद रखो, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम। अब देखो कैल्शियम की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई तो कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम की सल्फेट से तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ये सारे सॉल्ट कैसे हैं भाई, सोल्यूबल सॉल्ट। कैसे है, सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखो सेकंड चीज समझो, मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी जिप्सम से ज्यादा सोल्यूबल सॉल्ट कहलाएगा। इसका मतलब कम से कम सोल्युबिलिटी किसकी होती है, जिप्सम की होती है ना सोल्यूबल सॉल्ट में, तो क्योंकि उससे ज्यादा सोल्यूबल वाले सोल्यूबल सॉल्ट में कंसीडर किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे भाई। यस सर। अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। यस सर। बेसिक फॉर्मूला CaSO4 है कि नहीं है, यस सर। ये देखो CaSO4 यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई, नीचे देखो। यस सर। इसका मतलब ये सबसे लोएस्ट सोल्यूबल है कि नहीं है। यस सर। अब देखो कैल्शियम का सल्फेट और कैल्शियम की क्लोरीन में मुझे बताओ कौन ज्यादा सोल्यूबल है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड सर। कैल्शियम क्लोराइड। कैसे पता लगा आपको कि भाई कैल्शियम क्लोराइड हाईली सोल्यूबल है या कैल्शियम सल्फेट की तुलना में ज्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि अपन ने बोला कि जो भी सॉल्ट जिप्सम से ज्यादा सोल्यूबल है वो सोल्यूबल सॉल्ट है। अपन ने पढ़ा ये सारे सोल्यूबल सॉल्ट है और ये सारे सोल्यूबल सॉल्ट है। इसका मतलब मैंने बोला कि सबसे लोएस्ट सोल्यूबिलिटी तो जिप्सम की है। इसका मतलब चाहे क्लोराइड हो, सल्फेट हो, मैग्नीशियम हो या किसी भी और मॉलिक्यूल की बात करो, इन सभी में सबसे लोएस्ट सोल्यूबल ये हो गया। इसका मतलब क्लोरीन तो हमेशा इससे ज्यादा सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेम मॉलिक्यूल का क्लोरीन होगा वो सल्फेट की तुलना में ज्यादा सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा। एज कंपेयर टू सल्फेट क्लोरीन ज्यादा सोल्यूबल है कि नहीं है। यस सर। देखो मुझे बताओ सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में NaCl नमक को ही तो बोलते हैं, नमक की सोल्युबिलिटी होती है वो तो इनमें सबसे ज्यादा है कि नहीं है भाई। यस सर। तो क्लोराइड हमेशा ज्यादा सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू सल्फेट। आ गया समझ में। हाँ भाई बोलो तो सही कुछ। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अपन ने बोला कि सैलाइन सॉइल किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट हो, और सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो सैलाइन सॉइल के अंदर कंसीडर की जाएगी। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई समझ में आया क्या। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझो। ये मैंने क्या कर दिया भाई, एक बैटरी लगा दी, ये मैंने एक स्विच लगा दिया, ये मैंने एक बल्ब लगाया और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने क्या बोला कि यहां पे मैंने एक बीकर रखा, बीकर में मैंने डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो हर एक बच्चा जानता है। मैंने क्या किया, एक बल्ब लिया, उससे एक वायर जोड़ा, बीच में मैंने एक स्विच लगा दिया और मैंने वायर को बीच से कट कर दिया। क्या मुझे बताओ बल्ब जलेगा क्या। नो सर। नहीं जलेगा ना, क्योंकि वायर बीच में से कट कर रखा ना मैंने। यस सर। अब मैंने क्या किया, वायर को फिर से वापस जोड़ दिया। जैसे ही मैंने वायर को जोड़ा,
बल्ब जला कि नहीं जला? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है कि नहीं होता भाई? यस सर। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो ठीक है, देखो मैंने बोला कि ये वायर देखो इससे जुड़ा हुआ है, मैंने स्विच ऑन किया, ये वायर आपस में जुड़ा हुआ है क्या? नो सर। अब देखो अगर मैं इस वायर को यहां से यहां जोड़ दूं किसी भी तरीके से, तो क्या ये बल्ब जल जाएगा? यस सर। जल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जोड़ दिया, इसको यहां से यहां ऐड कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहां से वापस हटा दिया, बल्ब वापस से बंद हुआ कि नहीं हुआ? वापस से हो गया। यस सर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों वायर को एक डिस्टिल वाटर से भरे हुए टब के अंदर डाल दिया, एक डिस्टिल वाटर से भरे हुए बाउल के अंदर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को डाल दिया। क्या बल्ब जलेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं जलेगा बल्ब? क्योंकि प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता। और क्यों नहीं करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के लिए वहां पे कोई भी फ्री मॉलिक्यूल है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कर सके। लेकिन जैसे ही मैं इस डिस्टिल वाटर के अंदर ऐड कर देता हूं NaCl, क्या ऐड कर देता हूं भाई यहां पे? NaCl। तो NaCl जैसे मैंने ऐड किया तो NaCl की रिएक्शन हुई और ये स्प्लिट हुआ Na+ में और Cl- में। हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो यहां पे आ गया सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। अब देखो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, रिसीव किया तभी तो नेगेटिव चार्ज हुआ ना। यस सर। और सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करने वाला, दूसरा डोनेट करने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है वो कंटिन्यू बना कि नहीं बना इसके अंदर? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर, बना सर। और जैसे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कंटिन्यू हो गया, आपका बल्ब क्या हो गया, जलने लग गया। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों वायर जुड़े हुए नहीं थे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा था। उनके अंदर मैंने प्योर वाटर डाला दोनों के वायरों के बीच में, तो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैंने उन दोनों के बीच में कोई सॉल्ट डाल दिया, NaCl सॉल्ट ही तो था, एक सोल्यूबल सॉल्ट ही तो था। ये देखो सोल्यूबल सॉल्ट ही तो है आपका। यस सर। जैसे ही मैंने इनके बीच में एक सोल्यूबल सॉल्ट ऐड किया, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने लग गए। करने लगेगी नहीं करने लगे भाई? यस सर। करने लगे। Yes, sir. इसका मतलब सॉल्ट ही तो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं। यस सर। और ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या प्योर कंडीशन में एज ए सॉल्ट थोड़ी कर रहे हैं। जब वो सॉल्ट डिसॉल्व हो रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सैलाइन सॉइल के अंदर जो सोल्यूबल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। आ गया समझ में? हाँ भाई, आया कि नहीं आया? यस सर। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अपन यहां पे बोल सकते हैं कि मोर देन 4 डेसी साइमेंस पर मीटर। मीटर है, एम का मतलब मिनट नहीं है, मीटर है। देखो मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला कि सैलाइन सोइल में क्या प्रेजेंट है, सोल्यूबल सॉल्ट, और सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ईसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। ईसी के अलावा बाकी सारी चीजें क्या कर दो, कम कर दो, लेस देन 8.5। अब देखो मैंने बताया आपको कि ये किसके टाइप है, बेसिक सोइल का टाइप है कि नहीं है? यस सर। और बेसिक सोइल का पीएच मोर देन 7 है। इसका मतलब मैंने लिखा कि पीएच लेस देन 8.5, इसका मतलब मोर देन 7 है और लेस देन 8.5, यानी 7 to 8.5 के बीच में कहीं ना कहीं सैलाइन सोइल का पीएच रहेगा। पीएच 7 से तो ज्यादा ही रहेगा आगे हमेशा। आ गया समझ में? यस सर। ईएसपी की बात करता हूं तो ईएसपी क्या हो जाएगा भाई, लेस देन 15 हो जाएगा, और शार हो जाएगा लेस देन 30।
आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिक्स वैल्यू याद रखनी है भाई, ईसी की जब भी बात करेंगे 4 के रिलेशन में बात करेंगे 4 डेसीसाइमेंस पर मीटर, पीएच 8.5 की बात करेंगे, शार है ईएसपी है 15 की बात करेंगे, शार है 13 की बात करेंगे। आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट आता है एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल क्या बोलता है कि इस सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम। होने के लिए तो देखो कैल्शियम मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली किसके होंगे, सोडियम। तो सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट डोमिनेंट होंगे कि नहीं होंगे भाई? हाँ भाई, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो Yes. क्या बना यहां पे, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या बनता है यहां पे, सोडियम के कार्बोनेट और सोडियम के बाइकार्बोनेट बनते। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, देखो एल्कलाइन सॉइल की अपन बात कर रहे हैं, और एल्कलाइन सॉइल में क्या डोमिनेंट है, सोडियम के कार्बोनेट और सोडियम के बाइकार्बोनेट डोमिनेंट है। अब मुझे बताओ कि लेने की बात तो यही कर रहा है कि मेनली क्या डोमिनेंट है, सोडियम। सोडियम डोमिनेंट है। और सोडियम डोमिनेंट है तो ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? जितना ज्यादा सोडियम उतना ज्यादा तो एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? मैंने बोला आपके पास 5 रुपए, तो एक्सचेंज वैल्यू आपकी 5 रुपीज है कि नहीं है? आप 5 रुपए तो किसी को दे सकते हो, बदले में 5 के बदले में आपने 5 रुपए की चॉकलेट ले ली, आपके पास 50 रुपए तो 50 रुपए की ले सकते हो, 500 रुपए तो 500 रुपए की ले सकते हो। जितना आपके पास मनी है उतनी आपकी एक्सचेंजेबल पावर है कि नहीं, आप उतना एक्सचेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। तो इस सोइल के पास भी जितना ज्यादा सोडियम होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट मोर देन 15 हो जाएगा यहाँ पे, शार क्या हो जाएगा, मोर देन 13 हो जाएगा, पीएच मोर देन 8.5 हो जाएगा, और ईसी लेस देन 4 डेसीसाइमेंस पर मीटर हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। अब यहां से एक क्वेश्चन आया था 21-22 का, जो मास्टर एंट्रेंस का एग्जाम था उसी के अंदर, और वो क्वेश्चन क्या था कि एल्कलाइन सॉइल में कौन सा कंपाउंड डोमिनेंट होता है? पहला है कार्बोनेट, दूसरा है बाइकार्बोनेट, तीसरा है सल्फेट, चौथा है क्लोरीन। तो कौन सा डोमिनेंट होता है भाई? हर एक इंसान बता सकता है, जो पहला बोला अपन ने वो डोमिनेंट है कि नहीं है? यस सर। तो एल्कलाइन सॉइल में कौन सा डोमिनेंट होता है? कार्बोनेट। हालांकि उस एग्जाम में क्या था, CO3 2- की जगह CO3- ही दे रखा था, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और माना भी वैसे तो यही गया था, उन्होंने बोला कि भाई ये तो टेक्निकल इश्यू की वजह से -2 की जगह माइनस लग गया, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कौन सा डोमिनेंट है भाई एल्कलाइन सॉइल में? कार्बोनेट। कार्बोनेट नहीं ऑप्शन में होता तो एल्कलाइन सॉइल में सेकंड क्या डोमिनेंट होता? बाइकार्बोनेट। आ गया समझ में? यस सर। यस। तो एल्कलाइन सॉइल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों डोमिनेंट होते हैं, और मेनली कार्बोनेट डोमिनेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आ गया समझ में? थर्ड आता है सैलाइन प्लस एल्कलाइन। अब सैलाइन की वजह से तो सोल्यूबल सॉल्ट डोमिनेंट हो गए, और एल्कलाइन की वजह से सोडियम डोमिनेंट हुआ कि नहीं हुआ भाई? थर्ड टाइप की सोइल के अंदर सैलाइन भी और एल्कलाइन भी है, तो सैलाइन की वजह से तो सोल्यूबल सॉल्ट हुआ, तो इसका मतलब इसकी EC4 डेसीसाइमेंस पर मीटर से ज्यादा हुई कि नहीं हुई? हो गई भाई? यस सर। और एल्कलाइन की वजह से बाकी बची हुई चीजें भी ज्यादा होगी, क्योंकि सोडियम डोमिनेंट हो गया तो पीएच मोर देन 8.5 हो गया, ESP मोर देन 15 हो गई, और शार क्या हो गया, मोर देन 13 हो गया। आ गया समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? यस सर। भाई सैलाइन सॉइल किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी सॉइल जिसके अंदर सोल्यूबल सॉल्ट डोमिनेंट हो। सोल्यूबल सॉल्ट किसको बोला जाता है? कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी जिप्सम से ज्यादा है, और जिप्सम की सोल्युबिलिटी कितनी होती है? 0.241 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर।
तो कौन कौन से सोल्यूबल सॉल्ट थे? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम था। फिर अपन ने पढ़ा एल्कलाइन सोइल। तो एल्कलाइन सोइल क्या होगी भाई? ऐसी सोइल जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट डोमिनेंट और किसके? सोडियम की। तो क्या हो जाएगा भाई? ESP और क्षार की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सैलाइन और एल्कलाइन में तो क्या सभी चीजें ज्यादा है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नो सर। अब देखो नेक्स्ट चीज समझो, मैंने यहां पे सैलाइन एल्कलाइन ये सारी चीजें लिखी है, और एग्जाम में जब ये पूछा जाता है तो एक चीज होती है यहां पे कि सारी चीजें कांस्टेंट है एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर रूम टेम्परेचर बोल लो। मतलब ये सारी चीजें किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो इनमें वेरिएशन आ सकता है। आया कि नहीं आया समझ में? भाई टेम्परेचर 25 डिग्री है तब तो ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वेरिएशन आ सकता है इसमें। जिसे एक एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यस सर। तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि कोई ऐसा सॉल्ट है जिसकी सोल्युबिलिटी जिप्सम से कम है, लेकिन आपने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ गई और अब वो सोल्यूबल सॉल्ट की तरह बिहेव करने लग गया। लेकिन क्या एक्चुअली में मुझसे सोल्यूबल सॉल्ट बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आ गया समझ में? यस सर। चलो ठीक है। अब यहां पे एक चीज है इंपॉर्टेंट कि अपन इनको याद कैसे रखें। देखो ज्यादातर बच्चों का याद रखने का तरीका ये होता है, सभी को पता है कि EC4 डेसिसाइमल्स, PS 8.5, ESP 15 और SAR 13। याद कैसे करते भाई? ज्यादा यानी अधिक, कम कम कम, फिर कम, अधिक अधिक अधिक, और लास्ट में अधिक अधिक अधिक, मतलब मोर 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 आ गया। पहले अपन ने क्या बोला भाई? मोर, लेस लेस लेस, फिर अपन ने बोला लेस, मोर मोर मोर, और लास्ट में मोर मोर मोर, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है? मोर उड़ के चला जाता है भाई। मोर है कब तक रहेगा? एक दिन तो उड़ेगा ही। डू यू नो मोर? जानते हो भाई? यस सर। मोर उड़े हैं कभी? यस सर। तुम्हारे उड़े हैं कि सच थोड़ा- वाले उड़े हैं? सच वाले उड़े हैं सर, हमारे क्या उड़ेंगे? नहीं, कभी कभी उड़ भी जानी चाहिए, सच्चाई उड़ का जाते हैं। एहसास हो जाता है उससे। उड़ जाते हैं सर कभी कभी। उड़ जाते हैं कभी कभार। जैसे कभी कभार मैं बिना बताए टेस्ट ले लूंगा, उस दिन उड़ जाएंगे तुम्हारे मोर। तो देखो इस तरीके से तो ये सारी चीजें याद होने वाली नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले तो क्या होता है, ये सारी परफेक्ट चीजें चलती रहती है, मोर लेस लेस लेस। अब तुम भी कभी ये कैलकुलेट नहीं करते हो कितनी बार मोर बोलना है, कितनी बार लेस बोलना है। और एग्जाम में क्या होता है कि अगर एक मोर एक्स्ट्रा आ गया तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाती। होती है कि नहीं होती भाई? यस सर। तो एक सिंपल सी चीज याद रख लो, और वो चीज क्या है भाई? नोट लगा के मैं नीचे लिख रहा हूं, सैलाइन सॉइल आर identify on the basis of EC। भाई सैलाइन सॉइल को किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है भाई? EC के बेसिस पे, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये याद रख लोगे क्या भाई? इतनी सी एक लाइन, यस सर। पूरा क्लासिफिकेशन इससे याद हो जाएगा। देखो सैलाइन सॉइल को EC के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब EC मोर देन 4 डेसिसाइमल्स होगी कि नहीं होगी भाई? यस सर। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, सभी क्या हो गए? लेस हो गया भाई सैलाइन सॉइल कंप्लीट। यस सर। भी EC मोर देन 4 डेसिसाइमल्स, इसके अलावा कुछ भी आए सभी लेस देन 4 डेसिसाइमल्स। लेस देन क्या हो जाएगा भाई? pH है तो 8.5, ESP है तो लेस देन 15, क्षार है तो लेस देन 13। एल्कलाइन सॉइल की मैं बात करता हूं तो एल्कलाइन सॉइल सैलाइन के जस्ट अपोजिट है। जो लेस था या जो मोर था वो लेस हो जाएगा, जो लेस था वो सारे कैसे हो जाएंगे? मोर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा याद रखना है कि सैलाइन का अपोजिट एल्कलाइन क्या है भाई? सैलाइन का अपोजिट एल्कलाइन। तो सैलाइन में अपन ने क्या देखा था
कि जो pH है वो लेस देन 8.5 था, तो एल्केलाइन में pH क्या हो जाएगा, मोर देन 8.5 हो जाएगा। सैलाइन में अपन ने देखा था EC मोर देन 4 डेसिमल्स थी, तो यहाँ पे EC क्या हो जाएगी, लेस देन 4 डेसिमल्स हो जाएगी। आगे समझ में? यस यस सर। सर। और सैलाइन प्लस एल्केलाइन में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ही नहीं, उसमें तो सारे क्या है, मोर है भाई, EC भी मोर है, pH भी मोर है, ESP भी और क्षार भी है। तो हो गया याद भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अब। नो नो सर। सर। तो सैलाइन सॉइल आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाती है। EC मोर देन 4 डेसिमल्स, बाकी सभी लेस देन हो गया। एल्कलाइन सॉइल सैलाइन का जस्ट अपोजिट, जो लेस था वो मोर हो गया, जो मोर था वो लेस हो गया। और सैलाइन प्लस एल्कलाइन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे ही क्या है, मोर है। आगे समझ में? यस सर। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और पहला क्वेश्चन यही बनता है, सैलाइन सॉइल आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाती है? सबसे पहला आपके पास में आता है EC, सेकंड आता है आपके पास में pH, थर्ड आता है आपके पास में ESP, फोर्थ ऑप्शन आता है आपके पास में क्षार। अब देखो वैसे आइडेंटिफाई करने के तरीके तो सारे ही हैं, क्योंकि अपन EC के बेसिस पे देखते हैं, pH के बेसिस पे भी देखते हैं, लेकिन यहां कहीं पे ऑल दे रखा है क्या भाई? नो सर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? EC। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं अपन ना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका EC, सेकंड ऑप्शन है आपका pH, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में ESP और फोर्थ ऑप्शन है ऑल। अब देखो एक्चुअल में अप्रोप्रिएट अगर मैं बात करता हूं तो होने के लिए तो सारे ही हैं, और ऑल ऑप्शन भी दे रखा है तो ऑल राइट माना जाएगा। अगर ऑल ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा राइट माना जाएगा? EC। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नो सर। चलो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, कब पूछा गया था भाई? 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या था? विच वन डोमिनेट इन एल्केलाइन सॉइल। तो एल्केलाइन सॉइल में क्या डोमिनेंट होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला ऑप्शन है कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन है सल्फेट। तो राइट आंसर क्या माना जाएगा भाई इनमें? कार्बोनेट। कार्बोनेट। अब ये बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ आया था। होने के लिए क्या होता है यहाँ पे 2 माइनस होता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या था 2 नहीं लगा हुआ था, सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ था। और राइट आंसर यही माना गया था। मेनली कौन सा डोमिनेंट होता है? कार्बोनेट होता है। और सेकंड नंबर पे क्या होता है भाई? बाइकार्बोनेट होता है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नो सर। अब देखो दो चीजें और भी है। क्या है दो चीजें? एक आता है आपके पास में ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट किसको बोला जाता है? भाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट के लिए सिंपल सी बात है। तो देखो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। टोटल सोडियम इक्वल टू एक्सचेंजेबल सोडियम प्लस सोल्यूबल सोडियम। भाई सोडियम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्सचेंजेबल और दूसरा क्या होता है? सोल्यूबल। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना भाई? अरे हाँ ना। यस सर। देखो मैंने बोला कि एक सोइल के अंदर मैंने 5 लीटर वाटर दिया, इसमें से 3 लीटर क्रॉप ने ले लिया और 2 लीटर क्रॉप ने नहीं लिया। जब मैं 3 और 2 को ऐड करूंगा तो 5 वापस से आ जाएगा कि नहीं आएगा? टोटल वाटर इक्वल टू अवेलेबल वाटर प्लस अनअवेलेबल वाटर दोनों आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो सिमिलरली टोटल सोडियम इक्वल टू एक्सचेंजेबल प्लस सोल्यूबल सोडियम। अब अगर आपसे पूछा जाता है भी एक्सचेंजेबल सोडियम क्या होगा, तो एक्सचेंजेबल सोडियम इक्वल टू
टोटल सोडियम माइनस सोल्यूबल सोडियम। भाई टोटल सोडियम में से अगर सोल्यूबल माइनस कर देंगे तो एक्सचेंजेबल सोडियम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया एक्सचेंजेबल सोडियम इक्वल टू टोटल सोडियम माइनस सोल्यूबल सोडियम। टोटल सोडियम क्या होता है? एक्सचेंजेबल प्लस सोल्यूबल। तो आपने क्या किया, सोल्यूबल इधर प्लस लगा हुआ था, इधर उठा के इधर डाल दिया, तो प्लस वाली चीजें जब भी इधर आती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है भाई? हाँ भाई। अरे यस सर। अब देखो दूसरा तरीका होता है भाई एक्सचेंजेबल सोडियम इक्वल टू ये सॉरी ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट इक्वल टू एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइड बाई CEC और परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, क्या हो गया भाई? एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइड बाई CEC। CEC का मतलब क्या होता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, CEC का मतलब क्या होता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइड बाई CEC मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो अपना एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दो तरीके हो गए। नेक्स्ट आता है शार। शार का मतलब क्या होता है भाई? सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो की बात करते हैं तो सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो शार इक्वल टू सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2 का रूट। ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई? आपका शार। आ गया समझ में? सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2। ठीक है, यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार टेस्ट में भी दिया था तो बहुत से बच्चों ने गलतियां क्या की थी। वो गलती क्या थी कि मैंने ऑप्शन में ये दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन ये दे दिया कि भाई शार का फॉर्मूला क्या होगा, और फर्स्ट ऑप्शन ये दे दिया सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाय 2, और सेकंड ऑप्शन दे दिया सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ अलग दिया था। तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया था ये वाला, जबकि एक्चुअल में ये राइट आंसर नहीं है। राइट कौन सा है? ये वाला। उन बच्चों को बोलना ये था कि सर ये +2 आपने यहां से हटा दिए तो +2 से +2 हमने कट दिया तो फिर बचा क्या? यही बचा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये +2 क्या है? इसकी पावर है। +2 क्या है भाई? कैल्शियम की पावर है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, कैल्शियम Ca लिखो या Ca2+ लिखो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि कैल्शियम होगा तो 2+ की फॉर्म में ही ना। यस सर। तो चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, इससे नीचे वाला 2 कभी भी कट नहीं होगा। राइट आंसर हमेशा ये वाला ही माना जाएगा। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। चलो ठीक है। अब एक फॉर्मूला और भी आता है, एक पूछा जाता है एडजस्टेड सार। तो एडजस्टेड सार का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाय 2, फिर आता है आपका 1 + 8.4 माइनस PHC। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब देखो अलग अलग एग्जाम में इस फॉर्मूले में बहुत सारे एडजस्टेड सार के फॉर्मूले बनते हैं। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राइट है? तो आपको फाइंड आउट करना है कि एडजस्टेड सार के फॉर्मूले में हमेशा ये चीज आपको क्या मिलेगी? 8.4। क्या मिलेगी भाई? हाँ भाई, क्या मिलेगा देखने के लिए? 8.4। तो आपको क्या करना है, अगर सेम एज इट इज ऐसा फॉर्मूला मिल जाए एडजस्टेड सार का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सेम, ये PSC क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये देखो जो 8.4 है ये एडजस्टेड मतलब सार को एडजस्ट करने की वैल्यू है एक,
मतलब फॉर्मूला आपका चाहे कितने ही अलग अलग टाइप किया जाए, वैल्यू हमेशा कभी भी नहीं बदलेगी, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, 8.4 रहेगी। जैसे प्लांक कांस्टेंट है हमेशा सेम ही रहेगी, फॉर्मूला कैसे लिख दूं, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना हमेशा। आ गया समझ में? यस तो फॉर्मूले में क्या चेक करना है भाई, एडजस्टेड सार का फॉर्मूला पूछिए तो 8.4 देखना है, जहां 8.4 दिख गया वो ही एडजस्टेड सार का फॉर्मूला है। आ गया समझ में? यस सर। अब देखो, सैलाइन, एल्केलाइन एंड सैलाइन प्लस एल्कालाइन, इनको सबसे पहले हिलगार्ड ने अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई किया था। सैलाइन सॉइल को हिलगार्ड ने क्या कहा था भाई, व्हाइट एल्केली। क्या कहा था भाई, व्हाइट एल्केली। आ गया समझ में? यस सर। अब सैलाइन सॉइल को हिलगार्ड ने व्हाइट एल्केली क्यों कहा था, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो सैलाइन सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, सॉल्युबल सॉल्ट। यस सर। और सॉल्युबल सॉल्ट में आपने एक सॉल्ट सभी ने देखा है, NaCl, नमक जिसको बोला जाता है, देखा है कि नहीं देखा है अभी?